बहुत धन्यवाद कि गुरुजी ने मुझे ये सत्संग करने का अवसर दिया। और ये दूसरी या तीसरी बार है कि मुझे ये अवसर गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी से हमारी जो शुरुआत, हमारी जर्नी की शुरुआत हुई इस लिटिल फनी, लेकिन हमारी शुरुआत हुई रेड लाइट्स के साथ, और एक नहीं कम से कम 30 रेड लाइट्स। कैसे हुई मैं आपको बताता हूं कि उस टाइम, अब हम नोएडा में रहते हैं और 1998 की बात है। हम सहारनपुर में रहते थे पहले। तो दिल्ली से दर्शन आंटी, दर्शन पॉल, जो एयर इंडिया में पहले जॉब करती थी, वो सहारनपुर आया करती थी। वहां पे एक गवर्नमेंट की नर्सरी थी, उससे प्लांट्स लेने के लिए। तो उन्होंने वी आर इनटू हॉर्टिकल्चर, तो वो इंस्टीट्यूट वालों ने, नर्सरी वालों ने उनको बताया कि ये फैमिली यहाँ पे है जिनसे आप मिल सकते हैं, जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो दर्शन ने हमको कांटेक्ट किया और हम उनसे ऐसे ही मिलते थे। बात में उन्होंने बताया कि उनके गुरुजी हैं और वो कभी कभी दिल्ली आते हैं और उनके पास वो जाती रहती हैं। फ्रैंकली, I never had any belief, nor I have even now in any other Guruji or Godman and anybody like that. मैं अपनी धर्म को मानता हूँ, उसको मैं एक परम पिता परमेश्वर को मानता हूँ, बट आई नेवर बिलीव इन एनी गुरुजी एंड ऑल। मैं दिल्ली आया हुआ था, मेरे छोटा भाई यहाँ मयूर विहार में रहता था पहले। तो मैंने ऐसे ही दर्शन को कॉल किया जस्ट टू से हेलो, एंड दर्शन जस्ट मेंशन के वो गुरुजी आए हुए हैं और वो दर्शन वहां जा रही हैं, एंड वुड आई लाइक टू कम। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दर्शन से ही मिलते हैं। तो गुरुजी उस टाइम एम्पायर स्टेट में बैठते थे। मेरे पास एक पुरानी मारुति कार होती थी। मैं गया वहां रात में, थोड़ा लेट होता था शुरू, और मेरा कोई इंटरेस्ट गुरुजी से मिलने का या ये समझने का गुरुजी क्या है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं वहां गया, गुरुजी को नमस्कार किया, बिकॉज एवरीबडी वाज डूइंग। गुरुजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, और मैं दर्शन के पास जाके पीछे वो एल शेप रूम में पीछे के पास जाके मैं बैठ गया, एंड वी जस्ट केप्ट ऑन चैटिंग। और जब बाद में सब हो गया, लंगर हो गया, तो गुरुजी को सब नमस्कार करके जा रहे थे, मैंने भी नमस्कार किया, और गुरुजी ने जस्ट ऐसे ही कहा आया करो। दैट वाज इट। मैं वहां से निकला, रात के करीब 11 बज गए थे। तो तब भी मैंने कभी नहीं सोचा मैं दोबारा आऊंगा। मैं वहां से निकला, उस टाइम इतने सारे फ्लाईओवर्स नहीं थे दिल्ली में, और मैं सोचते जा रहे कौन है भाई ये गुरुजी, क्या है ये। मतलब देखने में तो जब आप पहली बार मिलते हैं, एक बच्चा गया था तो वो बोला अरे ये तो मोगैम्बो हैं। तो छोटा सा बच्चा था, अब उनका वो सबसे बड़ा भगत है। तो मैंने कहा ये क्या गुरुजी, कैसे गुरुजी हैं, सच फैशनेबल एंड। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अगर गुरुजी में कुछ है तो मुझे मयूर विहार तक कोई भी रेड लाइट नहीं मिलनी चाहिए। लाइक ए फूल आई gave this challenge to Guruji, and Guruji used to love challenges. अब मैं एक एक करके, कम से कम 30 रेड लाइट थी, एक एक करके मैं, पहली लाइट ग्रीन, दूसरी लाइट ग्रीन, ट्रैफिक भी कम था। अब जैसे जैसे लाइट्स ग्रीन होती जा रही हैं, मुझे लगता जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो कोइंसिडेंस है, हो सकता है तो लाइट्स ग्रीन मिल सकती हैं। अब जब 20-25 लाइट्स ग्रीन मिल गई, अगेन विद एवरी ग्रीन लाइट आई एम ट्राइंग टू अनकन्विंस माई सेल्फ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी में।
ये कोइंसिडेंस है। जो लास्ट लाइट थी, जब पहले, अब तो वहां फ्लाईओवर बन गया, मयू विहार के लिए टर्न करते थे, राइट टर्न, दैट लाइट वाज रेड। मैंने दूर से देखा, मैंने कहा चलो यार खत्म हो गया, नाउ आई कैन टेल माई सेल्फ के गुरु जी में कुछ नहीं है, ये लाइट तो रेड है। बट द मोमेंट आई रीच दैट लाइट, इट टर्न ग्रीन। घर आ गया मैं। अब आपके दिमाग में एक वो असमंजस शुरू हो गया कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है। आपने चैलेंज किया, आपको रेड लाइट भी आखिर की भी ग्रीन मिली। अगले दिन या उसके एक दो दिन बाद मैंने कहा चलो भाई फिर चलते हैं। अब मैं गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने उधर थोड़ा सा आगे बिठा दिया, कुछ नहीं किया। बाद में वो बोले, हाँ भाई जय है ना? जी गुरुजी। वो क्या हुआ था लाइटों का? गुरुजी, आई ही न्यू व्हाट हैपेंड। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ। चल उठ, सुना क्या क्या हुआ। एंड गुरुजी केप्ट ऑन लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग। दैट वाज गुरुजीज स्टाइल। वो सत्संग जब कराते थे, वो ही उनका प्रवचन। लोग कहते थे गुरुजी कुछ बोलते नहीं, गुरुजी कुछ कहते नहीं, तो वहां जाते क्यों? तो वो सत्संग जो होता था या जो अब सत्संग हो रहा है, वो गुरुजी ही करा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जितने लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, वो किसी कारण से सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि वो इस सत्संग को सुने। क्योंकि उनको सबको उनकी कुछ शंकाओं का, कुछ सवालों का जवाब अपने आप इस सत्संग में मिलेगा। यही गुरुजी का नियम था कि या तो शब्द जो चलते थे, उनके सिलेक्टेड शब्द गुरुजी सिलेक्ट करते थे खुद के आज कौन से शब्द चलेंगे, उसमें जवाब मिलता था, या फिर जो कोई सत्संग होता था उसमें जवाब मिलता था। खैर हमारी जर्नी शुरू हुई, कभी कभी हम जाने लगे गुरुजी के पास। हमने देखा गुरुजी को, जब आप वहां गए हैं तो गुरुजी आपको, चाहे वो देख भी नहीं रहे आपकी तरफ, लेकिन आपका वो स्कैन कर रहे हैं, बॉडी स्कैन कर रहे हैं, फुल बॉडी स्कैन। और वो देख रहे हैं कि आप इस काबिल हैं कि नहीं कि आप उनके पवित्र दरबार में दोबारा आए। गुरुजी एक हल्का सा हाथ हिला के कहते थे आया करो। दैट वाज हिज इंडिकेशन कि उन्होंने आपको वर्दी मान लिया है कि आप उनके पास आया करें। इसको थोड़ा और विस्तार में बताता हूं कि कभी कभी हम साथ किसी को ले जाते थे। जब हम जाने लगे, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे जानकारों में लोगों ने कहा भाई हमने भी सुना है, तब तो बहुत कम लोग सुनते थे कि हमें भी ले जाया करो, कोई परेशान था, कोई दुखी था, कोई हम भी जाना चाहते हैं। हम काफी लोगों को वहां ले गए, जैसे हमें दर्शन आंटी ले गई थी, तो हम काफी लोगों को ले गए। सिर्फ 2 या 3 के लिए गुरुजी ने ये कहा कि एनु दोबारा ना लाएं, फिर ना लाएं। आई वॉज सरप्राइज्ड। एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, रिटायर्ड, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे 1-2 बार कहा कि भाई हमने सुना है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। मैं लेके गया। बाद में गुरुजी ने कहा कि एनु दोबारा ना लाएं। That was the first time Guruji told me not to bring somebody again. मैंने हल्के से गुरुजी से वो आगे निकल गया। मैंने गुरुजी क्या बात? बोले जब ये बंदा पावर में था, इसने जो भी दुखियारा इसके पास आ गया, इसने लत ही मारी उसको। बोले अब मैं क्या कल्याण कर दूं जब इसने कभी किसी का कल्याण नहीं किया। That was the message that Guruji was trying to give to everybody, कि तुम तो किसी का कुछ कर नहीं रहे हो, किसी को भला नहीं कर रहे, किसी को सुख नहीं पहुंचा रहे, और तुम मेरे से सब कुछ चाहते हो।
हम जब कहते जाते थे और अभी भी जाते हैं, देखते हैं कि गुरुजी किसी से कुछ मांगते नहीं। एक गुल्लक वहां पे रखी है, वो भी साइड में रखी है। आपकी इच्छा है कुछ डाल दो, ना इच्छा है ना डालो। हम तब भी सोचते थे भाई ये हो क्या रहा है, ये लगातार सत्संग वो लंगर चलता है, अच्छे से अच्छा लंगर चलता है, आपको हर चीज वहां प्रोवाइड की जा रही है अच्छे से अच्छी, तो कौन हु इज पेइंग फॉर इट? ना कोई गुरुजी कभी भूले से भी कभी किसी से कुछ दान नहीं मांगा या किसी को कुछ कहा नहीं। हमने किसी को देते हुए भी नहीं देखा। तो हम ये सोचते थे भाई गुरुजी को हम क्या दें। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि गुरुजी हमसे बस यही चाहते थे कि अच्छे इंसान बन जाओ, जिसका जो भला कर सकते हो वो कर दो, तभी आप मांगने के काबिल बनते हो। आपने कभी को कुछ किसी को कुछ दिया ही नहीं तो आप खुद क्या मांगो। तो ये कि गुरुजी ने अगर कह दिया आया करो, तो इसका मतलब आपका स्कैन हो गया है। अब गुरुजी तो चोले में नहीं है, और संगत जितनी बड़ी है लाखों की तादाद में, उसमें से जिन्होंने गुरुजी को सशरीर देखा है वो तो मेरे ख्याल से अब 0.1% ही रह गए हैं। बाकी के सब लोग जिन्होंने गुरुजी को सशरीर नहीं देखा, वो भी तो किसी वजह से जा रहे हैं। उनका भी एडमिशन हुआ है और एक बार नहीं बार बार जा रहे हैं। तो उन सबका भी स्कैन गुरुजी ने किया है। गुरुजी टेस्ट करते थे आपको। हमारी जब जर्नी है, मेरे ख्याल से सभी की जर्नी ऐसे शुरू होती थी, आप पहले गए, गुरुजी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते थे, फिर आपको लगता था गुरुजी हमें इग्नोर ही कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब हमें देखते ही नहीं है। मतलब ऐसे ही जस्ट सीज थ्रू अस। कोई उनसे बात आप कर नहीं सकते। बात कभी कभी कोशिश करता भी था तो उसको वो इग्नोर कर देते थे। तो वो उनका टेस्ट लेने का तरीका था एक। अभी भी जो मतलब एक दो बार लोग गए और फिर नहीं गए, तो वो उनका टेस्ट लेने का एक तरीका था कि देखता हूं ये बंदा कितना इंटरेस्टेड है, कितना अंदर बैठना चाहता है। हमारे साथ भी ये हुआ कि गुरुजी हमें लगा कि गुरुजी तो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हम जा क्यों रहे हैं। ये बंदा तो नया बाद में आया, इसको बहुत वो कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। तो ये गुरुजी का टेस्ट लेने का तरीका था। एक बार वो पता नहीं किस बात पे मेरे से खास तौर पे बहुत नाराज हो गए, या तो मेरी किसी बात से या कोई भी कारण था, मुझे आज तक नहीं पता चला कि क्या बात थी। और मैं जब जाता था तो वो मुझे कहते थे जा बाहर बैठ, जूतों के पास बैठ, जोड़ों के पास। तो आ, मैं बड़ा दुखी सा बैठा रहता था बाहर। अच्छा, मेरी वाइफ को कहते थे तू ऐसे बैठ जा अंदर, मुझे कहते बाहर बैठ। मुझे जो दूसरे लोग थे वहां पुराने, वो कहते रहते जैन साहब परेशान ना हो, गुरुजी आपके कर्म काट रहे। हम जाते रहे जाते रहे। गुरुजी एक बार बीच में जलंधर चले गए कुछ दिन के लिए। अब हम तो वहां जाते थे, हफ्ते में 2 या 3 दिन जाते थे, तो हमें लगा कि भाई अब क्या करें। तो एक दिन हमने सोचा कि जलंधर का प्रोग्राम बनाते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग आई एम टेलिंग यू नाउ, वेरी वेरी स्ट्रेंज। मैं ट्रेन में बहुत चलता हूँ, आई एम ए ट्रेन बफ। तो यहाँ से दोपहर में एक ट्रेन चलती थी जलंधर के लिए। मैंने और मेरी वाइफ ने उसमें एसी 2 टायर में रिजर्वेशन कराया और नेक्स्ट डे लौटने का कराया। हम ट्रेन में जाके बैठ गए, टीटी आया, उसने चेक किया, हम जलंधर पहुंचे। हमने सबसे पहले होटल में चेक इन किया, और फिर हम मॉडल टाउन में गुरु जी का मंदिर था, वहां पे हम गए। शाम हो गई होगी, मेरे ख्याल से 6-7 बज गए होंगे। जैसे ही हम गए अंदर, गुरुजी ने बड़े गुस्से से कहा तू क्यों आया। मैंने कहा गुरुजी आ गया। तो बोले जा बाहर बैठ। मैं बाहर जाके बैठ गया। मेरी वाइफ वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद एक और अंकल यहाँ से गए थे, कंवरपाल अंकल, दिल्ली से। तो गुरुजी ने कहा, उनसे पूछा कैसे आया, उन्होंने कहा जी गाड़ी से आया। तो वो बोले कि इनको साथ में ले जाओ अपनी।
अभी जाओगे? उनका हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आपको कह रहे हैं हमारे साथ चलो। मैं कहा जी चलो, हमने तो होटल में रिजर्वेशन करा रखा है। तो हमने कहा जी यहाँ से चलते हैं और होटल से हम चेकआउट करके आपके साथ निकल लेते हैं। हम वहां से लंगर वगैरह करके निकले और 10 बजे के करीब हमने चेकआउट किया। रात भर ड्राइव किया, सुबह दिल्ली आ गए। अगले दिन मैंने वाइफ बोली कि वो अभी हमारा तो लौटने का भी रिजर्वेशन था, उसको कैंसिल ही करा दो। अब मैं कैंसिल कराने बैठा कंप्यूटर पे, तो मैंने देखा यार हमारा तो जाने का आज का रिजर्वेशन है, हम तो कल चले भी गए। अब आप ये देखिए ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम पहले दिन ट्रेन में गए, टीटी ने चेक किया, उसने हमें टिकट पकड़ाया, कोई उस सीट पे आया नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, पर कुछ हुआ। हमारे गुरुजी, आई यूज टू कॉल हिम गुड टाइम गुरुजी, ऑलवेज स्माइलिंग, लाफिंग, जोकिंग। उनको सीरियसनेस कोई मेरे ख्याल से पसंद ही नहीं थी, जोक करते रहते थे सबसे। हमारे साथ एक एक बार एक मेरे फ्रेंड थे, मिस्टर गेगोंग अपांग, ही वाज देन चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एक्स चीफ मिनिस्टर। वो 19-20 साल रहे, फिर वो नहीं बने, तो दिल्ली में रहते थे। तो मुझसे कहते थे, बहुत बार उन्होंने कहा कि बाबा के पास चलेंगे, तो उनको बाबा बोलते थे कि बाबा के पास चलना। मैं ले गया उनको पहली बार। तो गुरु जी ने कहा कि, मैंने कहा जी ये चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। उन्होंने कहा जी मैं तो पावर में ही नहीं हूँ गुरु जी। अच्छा अच्छा। फिर गुरु जी ने कहा अच्छा, नाम बताओ, अपने वो डेट ऑफ बर्थ बता। वो बोले कि गुरु जी मुझे तो मालूम नहीं डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमारे तो, हम तो ट्राइबल एरिया से हैं, हमारे पास तो उस टाइम कोई बर्थ का होता ही नहीं था। तो लेकिन ऐसे ही रख देते थे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ। तो बोले अच्छा, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बता। अब उन्होंने मुझे कोनी मारी, उनकी 4 वाइफ थी। बोले किसका बताऊं, किसका बताऊं। तो गुरु जी किसका बताएं, ये उनकी 4 वाइफ हैं। तो गुरु जी बहुत जोर से हंसे, बोले सबसे बड़ी का बता। देन ही अगेन सेड के गुरु जी मुझे उनका भी नहीं पता। तो बोले अच्छा माँ का नाम पता है? कि हाँ जी वो पता है। अच्छा वो बता। तो गुरुजी ऐसे ही मजाक करते रहते थे। उनका अगर सीरियस हमने तो कभी गुरु जी को देखा नहीं। हम ये कहते हैं कि भी हम गुरुजी से, गुरुजी कहते थे, सभी बोलते हैं कि गुरुजी ने हमेशा कहा है मानो मांगो नहीं। अब हम उस स्टेज में हैं कि हमें पास मांगने को कुछ है ही नहीं गुरुजी से, क्योंकि वो अपने आप ही देखते हैं हमें क्या चाहिए, अपने आप ही दे देते हैं। हमें तो शुक्राना करने से ही फुर्सत नहीं है। हम क्या मांगे जब हमें शुक्राना ही नहीं हमारे से हो रहा जितना उन्होंने दे रखा है, और देते रहते हैं। मेरी वाइफ को उन्होंने खास तौर पे कहा था कि एक बार, सभी की आदत होती है जाके अपनी फरियाद रखते हैं कुछ ना कुछ, तो एक बार उन्होंने कुछ नाराजगी में कहा था, अपने लिए कभी कुछ ना मांगी, हमेशा दूसरे के लिए मांगी। और आप ये समझिए कि ये बिल्कुल जैसे उनका दिया हुआ वरदान है कि मेरी वाइफ कभी भी किसी के लिए कुछ उनको मन में आता है कि इसके लिए मैं मांगूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो गुरु जी ने पूरा ना किया हो। ये चाहे मन ही मन मांग लें। एक बच्चा हमारे घर में आता था, हम नोएडा में डीपीएस के पास में ही रहते हैं। हमारे जैसे वो, हमारी बिटिया के वो फ्रेंड्स स्कूल से घर ही आ जाते थे कई बार। अब वो बच्चे हमारे बच्चों के साथ ही बड़े हुए, वो घर में ऐसे ही रहते हैं जैसे अपने बच्चे रह रहे हैं। तो एक बच्चा आता था, लड़का, वो पता चला कि उसकी मदर बहुत बीमार हैं एंड शी इज ऑलमोस्ट ऑन द डेथ बेड, और एक छोटी उसकी बहन है
5-6 साल, 7-8 साल की। मेरी वाइफ बड़ी दुखी होती थी कि ये वो जो है मतलब उनकी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, तो वो बड़ी दुखी होती थी कि इसका बच्चे का क्या होगा, छोटी बच्ची है, मदर के बिना दिक्कत होती है बट बच्ची को। उन्होंने ऐसी उसको गुरुजी के स्वरूप हमें वो दे दिया उनको कि बेटा उसको उनकी तकिए के नीचे रख देना, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। प्रार्थना की और वो ठीक हो गई बिल्कुल। धीरे 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 उनके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे थे, धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स सब एक एक करके ठीक होने लगे, और जिनकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी वो ठीक होके बाहर आई। ऐसे पता नहीं कितने किस्से हैं कि जिनको जो गुरुजी में विश्वास नहीं करते थे, जिन्होंने गुरुजी के बारे में कभी सुना नहीं, वो गुरुजी ने उनके लिए भी चमत्कार किया। हम नोएडा शिफ्ट हुए थे 99 के करीब, बच्चे हमारे छोटे थे, सहारनपुर से हम यहाँ आए। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत स्कूल एडमिशन की है, पहले भी थी और आज भी है। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों से आए थे, हमने कहा यहाँ तो हो ही जाएगा, बड़ी कोशिश करी, टोटल बैन, मतलब जैसे कुछ कहीं एंट्री नहीं मिल रही। डीपीएस में मैं जाता था, 50 चक्कर मारे। एक दिन मैं बाहर बैठा था रिसेप्शन पे, प्रिंसिपल से मिलने के लिए पर्ची भेजी, बड़ा मैंने मायूस हुआ, गुरु जी क्या है ये जो है ये तो नहीं है, ठीक बात नहीं है, इसका एडमिशन कराओ आप। क्या प्रिंसिपल ने बुलाया अंदर, उसने कहा कि हाँ बताइए। मैंने कहा वो मैं एडमिशन, तो उसने मुझे बैठने भी नहीं दिया। शी सेड के अरे इन्होंने अंदर कैसे आने दिया आपको। खैर मैं उठ के चलने लगा, उसने ऐसे पूछा क्या करते हैं आप। मैंने कहा मैं लैंडस्केपिंग करता हूँ। अरे अरे बैठिए 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 बैठिए, मैं तो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने बैठते ही सोचा गुरुजी कर दिया आपने काम। बैठ के उन्होंने मेरे से जनरल डिस्कशन किया। एडमिशन की बात तो बाद में, उन्होंने कहा वो बच्चे को आप टेस्ट के लिए भेज देना। एक बच्चा, दूसरा बच्चा परेशान हुए, लेकिन चमत्कार गुरुजी नहीं किया। हमारी बेटी 3 बेटियां मेरी, तीसरी हुई 12 साल बाद, सेकंड बेटी। नो प्लानिंग नथिंग, ऐसे ही हम गुरुजी के यहाँ जाते रहते थे, पता चला कि वाइफ प्रेग्नेंट है। हमने गुरुजी को ऐसे ही कान में हल्का सा कहा कि गुरुजी शी इज प्रेग्नेंट। गुरुजी ने कहा जा कल्याण की। हमने कहा ठीक है कल्याण हो गया। अब बाद में बिटिया हुई तो हमने गुरुजी से कहा ऐसे ही कि बच्चों को ले जाना, छोटे बच्चों को जनरली अलाउ नहीं करते थे। हमने गुरुजी से कहा, मैंने कहा वो तो बात नहीं गई, मैंने कहा गुरुजी बेटी हुई, बड़ी अच्छी गल। कुछ दिन बाद बोले कि लेके आई, 4-5 महीने बाद। तो मैंने कहा भाई चलो, गुरुजी ने कहा है चलने को। ये भी गुरुजी का बड़ा शौक था कि वो बच्चों को, जिसको उनका मन था, ब्लेस करने। तो हमारी मदर ने हमारी बेटी का नाम कुछ रखा था, हम लेके गए, बड़े डरते डरते पीछे वही जहाँ गुरुजी का रूम था उसके बाहर ही हम बैठे थे। मैंने कहा गुरुजी की नजर ना पड़ जाए, नहीं तो कभी ये हो कि भाई बच्चा अलाउड नहीं है। बीच में उठ के गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे, उन्होंने देखा हम बैठे हैं वहां, तो उन्होंने कहा की ना रखा है इसका। तो हमने कहा गुरुजी ये रखा। अंदर चले गए। 5-7 मिनट बाद बाहर आए, वो बगल में एक कबर्ड था, उसके ऊपर वो बैठ गए चौकड़ी मार के, चेंज करके आए थे।
बोले इसका नाम महिमा रखो। हमने कहा जी गुरु जी। तब से वो उसका नाम महिमा हो गया। बस जाके वो अपनी गद्दी में बैठ गए, हम उठ के आ गए। तो गुरुजी ने उसको हमको बुलाया था बच्चे के साथ सिर्फ उसका नाम रखने के लिए। और हम ये मानते हैं कि गुरुजी ने किसी कारण से हमें जबरदस्ती वो बच्चा दिया, उसका नाम उन्होंने खुद रखा और नो रीजन उन्होंने उसको लेके आई। और अब वो शी इज नाउ डूइंग हर अंडर ग्रेड इन ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम यूके। हैप्पीएस्ट चाइल्ड। और सब काम उसके गुरुजी करते हैं, हमारे सब बच्चों के काम गुरुजी करते हैं, हमारे सारे काम गुरुजी करते हैं। उसका एडमिशन हमने प्लानिंग की थी सिंगापुर में कराने की, वहां पे नहीं हुआ, बड़ी मायूस थी। तो मेरी वाइफ बोली आप चिंता क्यों कर रहे हो, गुरुजी और भी अच्छा करेंगे उसका, आप चिंता मत करो। गुरुजी ने उसका यूके में एडमिशन कराया और बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। मेरी बीच की बेटी उससे बड़ी, उसने यहाँ से बीबीए किया था दिल्ली से और वो मास्टर्स करना चाह रही थी। मैं खुद भी मैंने एमबीए किया है यूएसए से, तो वो चाह रही थी कि मैं यूएसए जाऊं। आई एम ए बिजनेसमैन। और बिजनेस में जैसे होता है कभी कभी कि आपके पास कभी बहुत पैसे हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वेरी टाइट। और तो मैंने बच्चे को ये कहा, मैंने कहा बेटा एडमिशन कराना तुम्हारा काम है, पढ़ाना मेरा काम है, और तुम बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में करो ट्राई, क्योंकि हल्की यूनिवर्सिटी से करने से फायदा नहीं है, टॉप पॉसिबल यूनिवर्सिटी में करो। तो उसने कहा देख लो आप पढ़ा पाओगे आप। मुझे लोगों ने कहा था जिस कोर्स में जा रही है उसमें जनरली 99% केसेस में तो स्कॉलरशिप मिलता है, आप चिंता न करें। मैं कहीं था रात में, हाँ ऑफिस में ही बैठा था, मैं थोड़ा लेट काम कर रहा था। 12 बजे रात को मेरी बेटी का फोन आया कि पापा मेरा लगता है एडमिशन हो गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, विच इज वन ऑफ द बेस्ट। तो मैंने कहा क्या आया, कि वहां से वो एक ईमेल आई है। मैंने कहा भेज मुझको। मैंने ईमेल पढ़ी, मैंने कहा इसमें लगता क्या है, तो हो गया एडमिशन, अब इसमें क्या, तो एडमिशन हो गया है तुम्हारा। तो उसने कहा वो मांग रहे हैं आपसे, वो यस मांग रहे हैं। मैंने कहा कर दो। अब फिर मैंने पूछा खर्चा कितना है, तो उसने मुझे खर्चा बताया। अब मैं सोच रहा हूं कि गुरुजी एक पैसा नहीं है, बच्चे ने तो अपना काम कर दिया, अब मैं क्या करूं। उसने फिर कहा पापा आप कर दोगे, देख लो। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, तुम चिंता मत कर। मैंने कहा गुरुजी आप देखो, आप मुझे नहीं पता, आपने ही एडमिशन कराया। डेट पास आती गई। मैं मान लीजिए बिजनेस ए में हूं, मुझे एक इंक्वायरी आई फॉर बिजनेस एक्स, जिससे मेरा दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं। उन्हीं लोगों ने जो मुझसे पूछा आप ये काम कर देंगे हमारा, मैंने कहा किया तो नहीं है, कर देंगे। नहीं नहीं कर दीजिए, आप कर पाएंगे, देख लीजिए। दे गेव मी दैट ऑर्डर। और आप ताज्जुब करेंगे सुन के कि इन दैट ऑर्डर आई अर्न एग्जैक्टली penny by penny the amount which was required for the education of that child. Practically penny by penny. मेरा उस बिजनेस से कोई मतलब नहीं था। वो बिजनेस बाद में मैंने कभी फिर दोबारा किया नहीं। कुछ चीज सप्लाई करनी थी, बोट सप्लाई करनी थी। मेरा काम लैंडस्केपिंग का है, मेरा बोट से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक बार के लिए वो ऑर्डर मिला, मेरे ख्याल से गुरुजी ने कुछ किया ऊपर बैठ के, और सिर्फ वो ऑर्डर मुझे का इस ये बच्चे की एडमिशन तो मुझे ही कराना है, मुझे ही पे करना है। गुरुजी ने वो उसके बाद कभी ना वो बिजनेस मिला, ना वो काम
उस तरह का हुआ, सिर्फ उस बच्चे की पढ़ाई के लिए गुरुजी ने एक ऑर्डर। तो गुरुजी के चमत्कार क्या, उनकी बातें निराली हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या करा। मेरी लाइन थी उसमें भी दे सकते थे कोई, और उन्होंने पता नहीं कहां से ला के दिया बिजनेस मुझे। कोई सिर पैर था ही नहीं। गुरुजी जब कभी जाते थे तो वो, उनका ये टेस्टिंग का तरीका था या ब्लेसिंग का तरीका था, वो आज्ञा नहीं देते थे। वो बुला बुला के आज्ञा देते थे कि चलो आओ जी, चलो जी आओ, जाओ, ऐसे बुलाते थे, कहते जाओ। और जिनको नहीं बुलाया वो बैठे रहे। तो कई बार 2 बजे तक बैठे हैं, वो देखते रहते थे बैठे हैं। फिर कहीं लेके चल देते थे रात को किसी के घर, चलो वहां चलेंगे। कभी बड़े मंदिर ले गए, और कभी गुरुजी को किसी शादी में लोग बुलाते थे, 15-20 कार्ड दे जाते थे, उस पर गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज लिख के वो कुछ लोगों को दे देते थे। वो उनका हुक्म था एक किस्म से कि ये तुम्हें इस शादी में आना है। जिसका भी कार्ड हमें भी मिला, ब्लेसिंग ऑलवेज लिख के गुरुजी वो कार्ड देते थे अपनी टिपिकल हैंड राइटिंग में, मोटे पेन से। हम इतने बेवकूफ थे कि हमने वो कार्ड उस टाइम रखे भी नहीं। एक बार हमें जाना था राजस्थान ट्रिप पे। मैंने एक नई गाड़ी ली थी, एसयूवी। तो एक हमारे फ्रेंड और हम और बच्चे, 3-4 छोटे छोटे बच्चे और हम 2 कपल, हमने प्लान बनाया था कि विंटर्स के दिन थे कि हम जाएंगे राजस्थान। तो उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जाना था तो उससे पहली रात को हम गुरुजी के पास गए, और हमने कुछ दिन से बात नहीं की, सिर्फ ये था कि भाई जा रहे हैं तो पहले गुरुजी के दर्शन करके जाएंगे। तो चलते हुए गुरुजी ने एक कार्ड दे दिया, कोई सोनीपत में किसी स्कूल में फंक्शन था। अब हम बड़े असमंजस में, नेक्स्ट डे था फंक्शन वो, हम बड़ी परेशानी में कि भाई हमें तो सुबह ही निकलना है, पूरा प्लान बना हुआ है आगे का, और गुरुजी ने एक कार्ड दे दिया। तो मैंने हल्के से गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तो कल ट्रिप पे जाना है। तो गुरुजी ने बहुत गुस्से में कहा, जा फिर। अब और बड़ी परेशानी हो गई कि भाई या तो गुरुजी कहते थे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं चलो, उनका जा फिर। अब हम बाहर आए, हमने अपने फ्रेंड को फोन किया जिनको हमारे साथ जाना था। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मसला है, और गुरुजी का कार्ड आ गया है, और हम ऐसा करेंगे कि दिल्ली से पहले सोनीपत जाके और फिर राजस्थान निकल लेंगे, 2 घंटे का डिटूर लगेगा। दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि हाँ चलो, उनका ठीक है चलो। हम सोनीपत गए, वो बहुत बड़ा स्टेडियम था, गुरुजी ने हमें देखा भी नहीं होगा। हम आधा घंटा बैठे वहां, और उसके बाद हम मनी मन गुरुजी को नमस्कार करके वहां से निकल गए। 10-12 दिन का ट्रिप था वो। उस ट्रिप में 2 बार गुरुजी ने हमारी जान बचाई, जैसे काल के सामने खड़े होके उन्होंने जान बचाई। मतलब एक बार तो बिल्कुल ऐसा था कि पता नहीं कैसे बचे। मैं गाड़ी के पीछे खड़ा था, बच्चे पीछे से उतर रहे थे एसयूवी में से, एक बस आई पीछे से, उसने धाड़ से मारा, वो दरवाजा खुला हुआ था ऊपर, पीछे से आके उसने मारा, कैसे दरवाजा खत्म हो गया। मुझे एक खरोच नहीं आई, बच्चों को एक खरोच नहीं आई। खैर वहां से निकले, आगे चले, एक होटल में रुके, उसमें आग लग गई रात को, हमें पता ही नहीं चला कि इसमें आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, बहुत नुकसान हुआ होटल में। खैर हम लौट के आए, आते ही अगले दिन मंदिर गए। मैं देख रहा था कि गुरुजी की आंखों में कुछ मुस्कुराहट है। देखते रहे जैसे नॉटी स्माइल। चलते हुए बोले, हाँ भाई राजस्थान हुआ है तू? कहा गुरुजी हुआ है। बस दैट वाज द कन्वर्सेशन गुरुजी के साथ। हम अब बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं
कि हमें कुछ गुरु जी से मांगना ही नहीं है। गुरु जी को जो करना है, हम हम कुछ मांगे और वो हमारे लिए अच्छा ही ना हो तो गुरु जी के ऊपर सब छोड़ रखा है। गुरु जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, खुद करते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है, शुक्राने से ही फुर्सत नहीं। ये तो मेरे पुराने सत्संग है, मैं आपको नए सत्संग बताता हूं जो हमारे साथ परम कल्याण गुरु जी करते हैं या किया है। हमारी बीच की बेटी जिसका मैंने बताया, उसका एडमिशन कोलंबिया में हुआ था। जब वो कोलंबिया में पढ़ती थी यूएसए में, तो उसने एक लड़का पसंद किया वहां पे। दे मेट ईच अदर, अमेरिकन बॉय। और वो जब ये लॉकडाउन हुआ था कोविड के दौरान, वो इंडिया आई और यहाँ आके फंस गई। वो उसने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये लगता है, एंड वी सीम टू बी लाइकिंग ईच अदर और वी वांट टू गो फर्दर। हमने कहा ठीक है, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़का अच्छा है। लेकिन शी वॉज स्टक हियर फॉर 2 years। वीजा उसका खत्म हो गया, एम्बेसीज बंद, कोई मतलब नहीं। अब हमें बड़ी परेशानी के मतलब कैसे करें, क्या करें, कोई जाने का रास्ता नहीं है, वीजा नहीं है, कुछ नहीं है, और बच्चे ये इतनी दूर हैं। तो शी वॉज काइंड ऑफ स्टक। और उसकी परेशानी देख के हमें बड़ी परेशानी होती थी कि ये इतनी मायूस हो रही है। तो खैर वो द बॉय केप्ट ऑन टेलिंग मी कि आप डोंट वरी, आई एम गोइंग टू मैरी हर ओनली, प्लीज डोंट थिंक अदरवाइज। अब वो उसने उसका वो अप्लाई किया, एक फैंसी वीजा होता है, K1 वीजा होता है, उसने वो अप्लाई किया। बड़ी मुश्किल से उसको अपॉइंटमेंट मिला बॉम्बे में। उस K1 वीजा का इंटरव्यू बॉम्बे में होता। लॉकडाउन के दिन थे, कैसे कैसे करके वो वहां पहुंची, वीजा आ गया। अब उसकी डेट्स जाने की थी। 10 जुलाई 2019 को उसने अपॉइंटमेंट लिया था वो सिविल मैरिज के लिए। हमने 2 महीने पहले से, तब फ्लाइट शुरू हो गई थी, एक का दुक्का फ्लाइट। एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट थी वॉशिंगटन डीसी के लिए। हमने वॉशिंगटन डीसी की फ्लाइट बुक कराई, डायरेक्ट फ्लाइट। 2 बार वो फ्लाइट अपने आप उन्होंने कैंसिल कर दी विदाउट एनी इंटीमेशन टू अस। थर्ड टाइम जब उसको जाना था, तो हमारी एक फ्रेंड एयर इंडिया में ही थी, उनको मैंने कहा था कि आप जरा बता देना मुझे, क्योंकि फ्लाइट में प्रॉब्लम तो नहीं है। संडे की फ्लाइट है, और मैं फोन पे एयर इंडिया वाले उस टाइम जवाब ही नहीं देते थे। फ्राइडे को मैं खुद इनके सफदरजंग ऑफिस गया कि ये फ्लाइट जारी है ना, एवरीथिंग इज फाइन। उनका हाँ बिल्कुल टाइम पे। सैटरडे को हमारी फ्रेंड का एयरपोर्ट से फोन आया कि उमेश कब है फ्लाइट बेटी के। मैंने कहा संडे को है। उनका संडे की तो फ्लाइट कैंसिल्ड है। मैंने कहा अरे मैं कल तो गया हूँ एयरपोर्ट। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है फ्लाइट। उन्होंने कहा नहीं, चेक करो। अगेन आई वेंट टू वेबसाइट, देखा तो फ्लाइट ही नहीं दिखा रहा, वो भी फ्लाइट कैंसिल। बड़े परेशान। हमने कहा ये हो क्या रहा है। इस दौरान क्या हुआ कि मेरी वाइफ के एक फूफा जी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। वो अब शौकिया जोशी हैं, वो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और वो जन्म पत्री देखते रहते हैं लोगों की। जब से हम गुरुजी से मिले, हमने कोई ये पंडित और ये जन्म पत्री का सब चक्कर हमने बिल्कुल छोड़ दिया। ये अपनी बुआ से, ही यूज्ड टू लिव इन अमेरिका दैट टाइम, ये अपनी बुआ से ऐसी बात करती रहती हैं। उन्होंने कभी उनको बताया होगा कि चंदा की शादी 10 जुलाई की है, प्लान्ड है वहां पे। तो उनके पास बच्चों की पहले से जन्म पत्री पड़ी होगी। उनकी बुआ का फोन आ गया अपने आप ही कि वो तुम्हारे फूफा जी ने बताया देख के कि ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती अभी।
और अभी जो है ये होगी ही नहीं शादी। ये जो है नेक्स्ट ईयर अप्रैल से पहले कोई योग नहीं बैठ रहा है। मैं बड़ा गुस्सा हुआ, मैंने कहा क्यों बताया तुमने उनको? जब हमें पूछना ही नहीं, गिनना ही नहीं, तो क्यों तुमने? उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बताया, उन्होंने खुद, मैंने तो ये सही बताया 10 जुलाई की शादी है, उन्होंने खुद ही मुझे बताया। अब हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है इसी वजह से कैंसिल हो रही हैं फ्लाइट्स। अब पता नहीं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसी में कोई अच्छाई है, लेकिन एक मन में ये है कि भैया ऐसे ऐसे डिले होता रहेगा, कैसे होगा? हमने सुना था कि गुरुजी अ, हाथों की लकीरें बदलते हैं। अब आप सुनिए कि वो कैसे बदली गुरुजी ने। हम कहते हैं गुरुजी मतलब भगवान के दर्शन हो जाएं, शिव जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन जिस दिन शिव जी हमारे सामने अपने जलवा और जलाल में आके खड़े हो जाएंगे ना, तो उस दिन हम डर के मारे डर जाएंगे कि उनका जलवा और जलाल देख के। 7 जुलाई फोन आया हमारे मेरे भांजे का, ही लिव्स इन सिंगापुर। उसका उसका फोन आया कि मामा मैंने फ्लाइट बुक करा दी है, और ये जो है 7 जुलाई की है। 10 जुलाई की उसकी शादी है वहां, 7 जुलाई की फ्लाइट। मैं फिर परेशान, मैंने कहा यार ये फिर ना कैंसिल हो जाए। तो मेरी वाइफ बोली कि नहीं इस बार जाएगी, पक्का जाएगी। मैंने कहा क्यों भाई, कि बर्थडे है ना गुरु जी का? अरे मैंने कहा हाँ। 7 जुलाई को यहाँ वहां पहुंची, 8 को पहुंची, 10th को इसकी शादी हुई, बड़े अच्छे तरीके से हुई। अब ये गुरुजी ने कराया। वो ज्योतिषी हैं और बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, उन्होंने खुद कहा फोन करके कि ये नहीं होगी। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या ना हो जाए, क्या हो जाए। हमने कहा भेजना तो है ही। मैंने दर्शन से मैं डिस्कस, मैंने कहा दर्शन ये बोली, मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ। शी ऑल्सो सेड आंख बंद करके भेज दो। शादी हुई, सिर्फ गुरुजी ने कराई। कहते हैं कि गुरुजी लकीरें बदलते हैं, भाग्य बदलते हैं, गुरुजी ने ही कराई। अब इसको हम इंडिया में दोबारा से इंडियन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पर शादी वो 1.5 साल पहले गुरुजी करा चुके हैं। अभी 5-6 महीने पहले संडे के दिन करीब 10 बजे सुबह मेरी वाइफ को ऐसा लगा कि जैसे उनको हार्ट अटैक हो रहा है, टिपिकल हार्ट अटैक सिम्टम्स। हमारे घर से 100 मीटर्स पे ही एक हॉस्पिटल है छोटा सा। मेरे समधी खुद डॉक्टर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, पश्चिम बिहार में। उनसे मैंने बात की, उनका फॉरेन हॉस्पिटल लेके जाइए, ईसीजी कराइए फॉरेन। अब सामने क्योंकि वही हॉस्पिटल है, हम वहां ले गए, ईसीजी हुआ। जूनियर डॉक्टर ही ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत खराब है, और हमारे यहाँ तो आज कोई कार्डियोलॉजिस्ट आएगा नहीं, आप इनको फौरन बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए, कैलाश हॉस्पिटल थोड़ा दूर है। मैंने अपने समधी से बात की, उनका मुझे वो ईसीजी का फोटो भेजिए। उन्होंने कहा फौरन इनको शिफ्ट कीजिए, इट सीम्स टू बी ए मैसिव वन। और उन्होंने ये भी कहा कि एक कदम भी पैदल नहीं चलेंगी, इनको एम्बुलेंस में ही शिफ्ट करना है। उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास एम्बुलेंस का ड्राइवर भी नहीं है। खैर हम किसी तरह गाड़ी में बिठा के ले गए। चलते चलते उन्होंने कहा मुझे गुरु जी का स्वरूप दो। गुरु जी का स्वरूप लेके हम विद इन 10 मिनट्स हम पहुंच गए कैलाश हॉस्पिटल। और ये बीच में कहती रही कि गुरु जी चमत्कार करेंगे। वहां हम पहुंचे, उन्होंने दोबारा ईसीजी किया। डॉक्टर स्टार्टेड लाफिंग, आप क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा भाई ये ईसीजी है और सिम्टम्स हैं। तो उसने कहा ये तो यहाँ तो नॉर्मल है ईसीजी आपका। वी न्यू कि गुरुजी ने अपना ट्रीटमेंट कर दिया। अब मैंने अपने समधी से बात की, मैंने कहा जी ये दूसरा वो है ईसीजी। बोले हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो खैर उन्होंने, जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उन्होंने कहा भाई आप इनका चेकअप तो करो ही कम से कम।
तो उसने कहा ठीक है जी, आप ऊपर सीसीयू में भेज देता हूँ आप। सीसीयू में पहुंच गए संडे के दिन। वहां पे जो उनके सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आपस में बात की हमारे समधी में उन्होंने, और उनका भी ये देखो ऐसा है, इनका एक मैं वो कर देता हूँ, एंजियोग्राफी कर देता हूँ, वैसे निकलना कुछ नहीं है, लेकिन इनको जरा सा भी फिर कुछ होगा तो ये दोबारा से भाग के आएंगे। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम, जो हमारे समधी कहेंगे उनका आप करा लीजिए। तो वो डॉक्टर बोले, वहां पे डॉक्टर गंभीर हैं, वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, कि होना कुछ नहीं है, मैं खुद करूंगा, लेकिन सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ कि जिससे आप तो ये हो जाए कि कुछ है नहीं। उन्होंने जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग या शायद उसी दिन शाम को 5 मिनट में इनका वो करके बोला एंजियोग्राम के कुछ नहीं है, घर जाओ, रिव्यू कराने आ जाना 2-3 महीने बाद कब। फिर हम चले गए, बाहर चले गए, घूमने चले गए। अभी कुछ दिन पहले फिर गए वहां पे, तो वो डॉक्टर गंभीर बोले आपकी सारी नसें क्लियर हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप क्यों आए हो? हमने कहा जी हमें आपने ही कहा था कि रिव्यू करा लेना। अगले 5 साल तो कुछ होगा नहीं, जो नसों की हालत है। एक तरफ तो गुरुजी मतलब सीवियर हार्ट अटैक के सिम्टम्स थे, और दूसरी तरफ जो है 15 मिनट में जो गुरुजी ने वो ट्रीटमेंट किया, वो अगले 5 साल तक का तो कर दिया। ये गुरुजी ही कर सकते हैं कि दो डॉक्टर हमारे समधी बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उनका ये कहना कि ये दिस इज अ बैड वन, अब 15 मिनट में वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अब जिस हिसाब से गुरुजी की संगत बढ़ रही है, गुरुजी ये बात कहते थे कि लाइनें लगा करेंगी, वो लाइनें यहीं नहीं लग रही हैं। हम कहीं भी जाएं, छोटे से छोटे शहर में जाएं, सहारनपुर का मैं रहने वाला हूँ, छोटा शहर है, मैं गया अभी वहां, तो एक घर के बाहर देखा गाड़ी खड़ी थी, जय गुरुजी लिखा था। मैंने ऐसे ही घंटी बजाई, एक लड़का आया, मैंने कहा बेटा यहाँ कौन मानता है गुरुजी को? बोले जी मेरी मदर बहुत मानती है। मैंने कहा बात करें उनसे, वो तो अंदर ले गए। ऐसे ही बैठ के थोड़ी देर बात करी, पता चला सहारनपुर जैसे शहर में कई हजार लोग गुरुजी को मानते हैं, जबकि गुरुजी कभी कोई गए नहीं, और उस शहर में किसी ने गुरुजी को देखा नहीं चोले में। और बड़े बड़े सत्संग होते हैं। मैं सिंगापुर गया अपनी बेटी के पास, वहां पता चला कि 2-2 सत्संग होते हैं वीकली। कहां कहां तक गुरुजी की वो ख्याति फैल रही है। किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, मेरे गुरुजी का स्वरूप मेरे मोबाइल में उसमें है, डिस्प्ले पिक्चर में है। कोई दिख जाता है वो वहीं आंख जोड़ के खड़ा हो जाता है, जय गुरुजी, हम भी मानते हैं जी। हो क्या रहा है, बिल्कुल समझ से बाहर है कि कैसे गुरुजी की ख्याति बढ़ रही है। वो लोग जिन्होंने कभी गुरुजी को देखा नहीं, सिर्फ, और ये लोग ये बिना उनके, ऐसा नहीं था कि उनके परिवार में कोई गुरुजी को मानता था, सारे फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट टाइम है, इसी कारण से गुरुजी से जुड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनके माता पिता मानते थे तो इसलिए वो जुड़े हैं कि फैमिली में ट्रेडिशन है। ये फिनोमेना हमारे सामने हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कैसे एक्सपोनेंशियली गुरुजी की फॉलोइंग की ग्रोथ हो रही है, और किसी कारण से हो रहा है। गुरुजी कहते थे कि महापुरुष जो है वो तभी आते हैं जब कुछ होना होता है। मेरा आप सबसे यही नम्र निवेदन है कि गुरुजी से जुड़ें। हम जब सब जुड़ें, डायरेक्ट कांटेक्ट, गुरुजी हमेशा कहते थे डायरेक्ट लिंक बनाओ।
किसी की ना सुने कि गुरुजी का कोई रिचुअल नहीं था गुरुजी के उसमें। सिर्फ एक रिचुअल या एक ट्रेडिशन ये था कि बी सिंपल। कोई गुरुजी का उपदेश नहीं था, कोई उनका ये नहीं था कि साहब ये पहनो ये ना पहनो। अभी सत्संग में कई बार आता है, कोई दिखता है ये बड़े मंदिर से हुक्म आया है कि महिलाएं आंटी जो है इस तरह के कपड़े ना पहने। कुछ नहीं है ऐसा, गुरुजी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। गुरुजी शादी में कभी कभी जाते थे, एक तरफ उनकी गद्दी लग जाती थी, वहां आराम से बैठे रहते थे, लोग मिलते रहते थे। दूसरी तरफ ड्रिंक्स भी चल रही हैं, डांस भी चल रहा है। गुरुजी कई बार खुद ही कहते थे जाओ 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 एंजॉय करो। गुरुजी का कोई रिचुअल है ही नहीं। आप अपने घर में सत्संग कीजिए, कहीं भी कीजिए, कीप इट वेरी सिंपल। जैसे गुरुद्वारे का लंगर होता है वैसा ही कीजिए, सिंपल से सिंपल कीजिए। कोई अगर आपको बोलता है कि कोई रिचुअल फॉलो करना है, एक सत्संग में मुझे बताया गया कि एक लेडी ने किया था अपने घर में, वो विडो हैं तो उनके यहाँ जो दूसरी लेडीज आई थी, मोस्टली थे वो लेडीज, उनका नो 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 गुरुजी के सत्संग में तो वो विडो आरती नहीं करेगी पहले, ऐसा नियम है। आई वाज शॉक्ड मैन व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, कौन ये बात कह सकता है कि गुरुजी सबसे पहले तो जिस सिख धर्म से गुरुजी जुड़े थे आए थे, वहां तो सबसे पहले तो वहीं पे कोई इस तरह की बात का मतलब नहीं हो। गुरुजी के दरबार में कोई ऐसी बात हो जाए, गुरुजी ने ऐसा कभी कहा हो, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इस तरह की बातें भ्रांतियां होती हैं, उन सब से दूर रहें। गुरुजी से सवाल करें, वो आपको अपने आप जवाब देंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई कहना है जी 4 सोमवार कर लो, 7 सोमवार कर लो, कुछ नहीं है। बी सिंपल। गुरुजी खुश रहते थे, खुश रहना चाहते थे, आप खुश रहें ये चाहते थे। जस्ट बी सिंपल एंड कीप अ डायरेक्ट कांटेक्ट। सिंपल सीधे सवाल कीजिए, सीधा जवाब देंगे। सत्संग से कैसे जवाब मिलते हैं, मेरी वाइफ रोज रात को एक किताब है लाइट ऑफ डिविनिटी, उसमें लोगों के सत्संग हैं छोटे छोटे छोटे। इससे मेरा के वो उनके मन में जब भी सवाल होता है वो रेंडमली कोई भी सत्संग खोल के पढ़ती हैं 5-10 मिनट रात को, उससे पहले नहीं सोती। उनके मन में कोई सवाल कोई शंका होती है, वो जो सत्संग खुलता है उसमें उसका जवाब मिलता है। अभी कुछ दिन पहले जो ये मेरी डॉटर यूएस में थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी स्किन पे। अब आजकल सब लोग गूगल डॉक्टर से पूछते हैं, वो गूगल जो है घुमा फिरा के कैंसर पे ले जाता है बात को कि इट कुड बी कैंसर ऑल्सो। अब ये तो परेशान कि ये पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब उसको अपॉइंटमेंट भी वहां देर से मिलता है। इन्होंने किताब खोली, सत्संग पहला ये लाइन थी, नथिंग विल हैपन टू योर चाइल्ड। दिस इज हाउ इन सत्संग यू गेट योर आंसर्स। ये बोलिए कुछ नहीं होना, गुरुजी ने बोल दिया नथिंग विल हैपन टू योर चाइल्ड, वही हुआ। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरी किडनी में स्टोन एक है, मैं उसको देख रहे हैं कि भाई निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर भी कह रहे हैं कुछ दिन वॉच कर लो। अभी 5-6 दिन पहले उन्होंने वो सत्संग खोला, उन्होंने कहा वो तुम्हारा स्टोन तो निकल जाएगा। मैंने कहा क्यों? ये इसमें आया ना पहला सत्संग वही खुला है। somebody was telling कि मुझे वो था स्टोन और गुरुजी ने कहा कि निकल जाएगा, तो निकल गया। तो उनका कुछ चिंता की जरूरत नहीं, हमें बेटी की वो शादी है अभी कुछ दिन बाद, उनका बाद में करा लेंगे ऑपरेशन, ही तो निकल जाएगा, सत्संग में आ गया। एंड वी आर एजुकेटेड पीपल। ऐसा नहीं है कि हम कोई अंधविश्वास में पढ़ते हैं, तो इस तरह से गुरुजी मैसेज देते हैं, सत्संग से ही मैसेज मिलता है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो लोग इसको सुन रहे हैं या जिनको गुरुजी सुनवा रहे हैं, वो गुरुजी कुछ उनकी शंकाओं का, इसमें सवालों का जवाब
उनको दिलवा रहे हैं। आई डोंट नो कि कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला। इस मेरे सत्संग से पहले जो शब्द चल रहा था उसमें दो, एक भजन सा था और एक शब्द था। दो चीजों के मुझे जवाब मिले। उसमें था कि तू ही माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा भ्राता। बिल्कुल यही है कि गुरुजी को जैसे बच्चे पिता से डरते हैं, माता के साथ अलग तरीके से रहते हैं, भाई के साथ अलग रहते हैं, बहन के। गुरुजी हमारे सारे स्वरूप में सब कुछ है कि वो हमारे माता की तरह प्यार भी करते थे, पिता की तरह हमारा प्रोटेक्शन भी करते थे, भाई की तरह वो हमें भाई बहन की तरह हमारे साथ हंसी खेल भी करते थे। वचन में था कि दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया। एग्जैक्टली सेम थिंग कि गुरुजी ने हमारे से भी कुछ लिया ही नहीं, हमेशा दिया ही दिया। इसी के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करता हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से सत्संग करने का अवसर प्रदान करें।